गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरे विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत करते हैं जो 5 भागों में हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से, छवि तथा आरंभिक संख ध्वनि यह गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप। तो चलिए आइए पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि पंचांग के हमारे जीवन में महत्ता क्या है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका है और इसकी भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। साथ ही साथ उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए श्री गणेश को नमन करते हुए पंचांग के पृष्ठभूमि पर चलते हैं। पंचांग, दैनिक पंचांग की सूची आपके समक्ष है। यह 5 भागों में प्रस्तुत है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर से संबंधित रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हमने लघु पंचांग की प्रस्तुति की है और कर रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं स्थायी रूप से, और आज जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसके अनुसार कैसा फल होगा, इसे तारा बलम कहते हैं। यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित 9 तारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी और सटीक है और कई परेशान लोग हमने देखा है कि 9 तारा चक्र पद्धति से आकलन कराने के लिए अपनी गाही कमाई में से अच्छी रकम कमा बैठते। तो 9 तारा चक्र जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसलिए 9 तारा चक्र पर विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं। थोड़ा समय ज्यादा दिया करते हैं और अलग से प्रस्तुति भी, विशेष चर्चा उस प्रस्तुति में। तीसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से हैं और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन संकेत क्या करें। चौथा भाग दैनिक कार्यों तथा विशेष कार्यों के लिए अति उपयोगी चौघड़िया मुहूर्त, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने। तो चलिए 5वें भाग में आपको लेकर है। 5वां भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जीवन में अंकों का बहुत ही उपयोग है। जन्म से मृत्यु तक अंक हमारे साथ रहते हैं। अंक पीछा नहीं छोड़ते और हम भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। अंकों का उपयोग काफी करते हैं, चाहे वह जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे वह नाम हो, गाड़ी संख्या हो, वाहन संख्या हो, मकान संख्या हो आदि आदि। इसलिए अंक हमारे साथ रहते हैं और अंक एक विशेष प्रकार का ऊर्जा देते हैं।
तो चले उसी के बारे में बात करेंगे अंक उस जब उस प्रस्तुति में। अब आपको ले चलते हैं हम अपने पहले भाग में, और पहला भाग में हम आपको लेकर चलते हैं। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का पंचांग दिनांक 7 अगस्त 2025, माह श्रवण पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग, और कलिजुग का 5126 वर्ष। आज सूर्योदय 5:19 पर, सूर्यास्त 6:31। सनराइज at 5:19 AM and sunset at 6:31 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभ फल है। पंचांग के पांचों और गुरुवार, तिथि अपराह्न 2:27 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत। नक्षत्र अपराह्न 2:01 तक पूर्वाषाढ़, उसके बाद उत्तराषाढ़। योग प्रातः 6:43 तक वृषकुंभ, उसके बाद प्रीति। करण अपराह्न 2:27 तक कौलव, उसके बाद देर रात्रि 2:24 तक गर्भ, और फिर वनिज। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ चलने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। आज शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है, और जब तक त्रयोदशी तिथि है जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, अपराह्न 2:27 तक, तब तक भोलेनाथ ऋषारूढ़ नंदी पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद भोलेनाथ चतुर्दशी रिक्ता तिथि का आरंभ होता है। उसके बाद भोलेनाथ शिव के वास करते हैं, भोलेनाथ पूजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय नमः। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:21 अपराह्न तक, अमृत काल प्रातः 9:01 से 10:41 तक, रवि योग अपराह्न 2:01 से कल के सूर्योदय तक यानी 5:19 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:07 से अपराह्न के 3:30 तक, गोधूली बेला संध्या 6:31 से 6:53 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल, जिस पर हमने साप्ताहिक कैलेंडर भी रखा है आपके उपयोग के लिए, ताकि आपका कार्य जो भी कार्यक्रम आप साप्ताहिक योजना बनाए वो आपका सफल राहु काल से प्रभावित न हो। तो राहु काल अपराह्न 1:34 से 3:13 तक, गुलिक काल प्रातः 8:37 से 10:16 दिन तक, यमगंड प्रातः 5:19 यानी सूर्योदय से प्रातः 6:58 तक, और वर्ज्य रात्रि 10:10 से देर रात्रि 11:48 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति पर। तो चंद्रमा धनु राशि में ही है, और सभी ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अपनी शक्ति आंशिक रूप से अंश के अनुसार अपनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। शनि देव बकरी तथा बुध देव बकरी हैं, बुध देव बकरी के साथ साथ हस्त भी है।
राशि के अनुसार यदि देखें तो बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, उसके बाद चंद्रमा की राशि में है, फिर बृहस्पति की राशि। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 4 ग्रह, सम राशि 2 ग्रह, अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। तो ये रहे राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में शनिदेव 1 ग्रह। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। केतु, चंद्र, मंगल 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं। और 3 ऐसे ग्रह हैं, शुक्रदेव, राहुदेव, शनिदेव, जिनके नक्षत्र में 2-2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग। दूसरा भाग में आपको ले स्वागत है। यह हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है आपके स्थायी रूप से जन्म कुंडली में, हमारे आपके जन्म कुंडली में, और आज जो भ्रमण करते हैं उसके अनुसार हम देखें तो चंद्रमा 2:01 तक एक राशि में एक नक्षत्र में है, उसके बाद दूसरे नक्षत्र में जाते हैं। ये चंद्रमा के गोचर की स्थिति आज की। इस पद्धति को तारा बलम कहते हैं। और आप देखें कि तारा बलम के साथ साथ जो कॉलम है अश्विनी माघा मूला से आरंभ होता है। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल ये है, उसमें आप देखें ये चंद्रमा के गोचर का है, यानी किस नक्षत्र में गोचर करेंगे। और अगर वर्टिकल देखें तारा बलम के नीचे तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है उस वो है, और ये दोनों का मिलान होता है, वही हमारा फल। ये सारणी बहुत ही उपयोगी है, सही कर रख सकते। तो ये तारा बलम चंद्र जो है 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति जातक पूरे जीवन काल के हमारे बारे में बताता है। दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं वे कैसे फल देंगे, और विभिन्न जीवन में विभिन्न लोग से जिससे हम मिलते हैं वो कौन हमारे लिए शुभता लेकर आएंगे, कौन समस्या लेकर आएंगे। ये सारी बातें हम 9 तारा चक्र पद्धति से जान सकते। तो 9 तारा चक्र पद्धति पूरे जीवन के लिए है और तारा बलम केवल आज के लिए। 9 तारा चक्र पद्धति विस्तार रूप से बताता है, तारा बलम केवल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन बताता है। तो हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। 9 तारा चक्र पद्धति या चंद्रमा के गोचर जो पद्धति है, यह ग्रहों के मन जो होते हैं नक्षत्र ही होते हैं, यानी ग्रह अपना फल नहीं दे पाते, नक्षत्र के अनुसार ही फल होता है। तो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलम है और सामान्य पूरे जीवन काल के लिए 9 तारा चक्र। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही है। इसलिए ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए कि कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे या कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाकर फलित करेंगे, इसके लिए नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। 9 नक्षत्रों के समूह को 3 भागों में बांटकर उन्हें 3 विभिन्न श्रेणियों में रखा। पहला से 9वां तक क्रम संख्या तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी और 19वां से 27वां तक तीसरी।
और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, जो इस प्रकार है। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, और पहला ग्रह केतु देव बने, दूसरा ग्रह शुक्र बने, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनिदेव और नौवां बुध देव। इस प्रकार सभी ग्रह को एक क्रम संख्या दी गई, और हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहला ग्रह केतु देव को दिया, और इसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और सूची इस तरह से बनी। केतु देव का स्वामित्व अश्विनी माघ का मूला, जो क्रमशः 1, 10, 19 बनते हैं। शुक्र देव के को स्वामित्व मिला दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का। और इसी क्रम में आप बढ़ते देखिए कि 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और इसी क्रम में अब इस यह जो सारणी है, यह सहेज कर रखें, काफी उपयोगी। अब फलित कैसे करते हैं? तो फलित करने के लिए आप ये देखें कि पहला ग्रह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके स्वामी पहला ग्रह बनते हैं। तो किसी व्यक्ति का जन्म, उदाहरण स्वरूप रोहिणी हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, तो चंद्रमा पहला ग्रह बनेगा। और गिनती वहीं से आरंभ हो, यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र दशा में, महादशा में जातक का जन्म हुआ, और चंद्रमा के ही महादशा में पिछले पिछले जन्म में उसकी मृत्यु भी हुई। इसलिए जब भी आप जन्म कुंडली देखेंगे और दशा महादशा देखेंगे, तो जहां दशा महादशा आरंभ होता है, वहां यह लिखा रहता है कि पिछले बकाया या शेष दशा महादशा का इतना वर्ष, इतना महीना, इतना दिन, रेसिडुअल भी कहीं लिखा रहता है। तात्पर्य यह कि पिछले जन्म का में अगर किसी दशा महादशा का फल यदि वह 6 साल का है और जातक 2 साल उसको भोग चुका है, तो 4 साल इस जन्म में भोगने आरंभ होनी चाहिए। तो चलिए हम 9 तारा चक्र पद्धति पर आए। 9 तारा चक्र पद्धति में चंद्रमा से गणना शुरू होगी, यदि जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, हस्ता और श्रवण। और पहला ग्रह जो होंगे मिश्रित फल देंगे। जन्म का है, अच्छा फल उतना नहीं होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा खुशहाल रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए बाहर आते ही, पृथ्वी पर आते ही वह विभिन्न समस्याओं से जूझने की प्रक्रिया उसकी आरंभ होती है, इसलिए वो रोता हुआ आता है। तो चंद्रमा पहला ग्रह बने, जो कि मिश्रित फल देते हैं, सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते, कुछ शुभ फल भी देते हैं, लेकिन दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं शुभ फलदायी होते हैं। यानी चंद्रमा के नक्षत्र में उदाहरण स्वरूप यदि किसी का जन्म हुआ है, तो मंगल, बृहस्पति, बुध, पुनः बता दें,
चंद्रमा के नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य, ये उसके लिए शुभ फलदायी। और तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह होंगे वे अशुभ फलदायी होंगे। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसके लिए कौन से ग्रह अशुभ फलदायी होंगे? राहु, शनि और केतु। अब आप ये बता दें कि चंद्र, अगर हम उसको अग्रिम में यह पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन से ग्रह शुभ फलदायी होंगे, तो क्या हम आगे से जानकर शुभ दशा महादशा में शुभ कामों को अंजाम देकर, निष्पादन कर उसमें शुभता ज्यादा ला सकते हैं, और अशुभ स्थितियों के लिए, अशुभ महादशा के लिए हम पहले से अपने आप को चुनौती को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, पीड़ा को झेलने के लिए तैयार होते हैं, और वह पीड़ा कम दुखदायी होता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव के स्वामी या लगन के स्वामी हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं, फिर भी यहाँ पर वह ग्रह हमारे लिए शुभ स्थिति में नहीं है, तो फिर शुभ फल कहां से देंगे? और इसी प्रकार यदि देखें, हमारा संपर्क, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे बॉस, हमारा बिजनेस पार्टनर यदि स्व नक्षत्र का हुआ, यानी चंद्रमा के नक्षत्र का हुआ, या राहु के नक्षत्र का हुआ, आद्रा, स्वाति, कृतिका, शनि के नक्षत्र का हुआ, पूष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, या केतु के नक्षत्र का हुआ, अश्विनी, माघा, मूला, तो फिर कहां से बनेगा? ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी दोनों एक ही नक्षत्र में जन्म हुए, दोनों में नहीं बने। तो इसलिए आपस में अगर बिजनेस पार्टनर आपका है और वो तीसरा नंबर आ रहा है, यानी चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में राहु के नक्षत्र में आ रहा है, तो आपके बिजनेस में विपत्ति तो देगा। पांचवा है तो प्रत्यय देगा, सातवां है तो नैधन्य देगा। फल का परिमाण क्या होगा, मात्रा क्या होगी, जो कितना इंटेंसिटी होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो जैसे जैसे ग्रहों की संख्या, क्रम संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे फल की जो इंटेंसिटी होगी वह भी बढ़ेगी। इसलिए कहा गया कि पहला कम पीड़ादायक, तीसरा और ज्यादा पीड़ादायक, पांचवा उससे ज्यादा, और सातवां असह्य। तो ये रहे हमारे फलित नौतारा चक्र पद्धति पर। नौतारा चक्र पद्धति काफी ही सटीक पद्धति है, और इसलिए हमने YouTube पर अलग से वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु और आपके उपयोग के लिए डाला है। और उदाहरण स्वरूप नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली वहां रखी है, और उनके संबंधों को नवतारा चक्र पद्धति से आकलन करने का प्रयास किया है। उनके आपस के क्या संबंध थे, तो इतिहास के पन्नों में नहीं, हर के जीवा पर। तो जो स्थिति थी है, और वह नवतारा चक्र पद्धति से प्रमाणित होती है कि वही स्थिति निकल कर आती है। तो क्या नवतारा चक्र पद्धति उपयोगी है ना? और यही वजह है कि बहुत से लोग इस नौ कुछ नमन करते हैं सभी को, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में पड़कर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। नवतारा चक्र पद्धति को जानना बहुत आसान है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि नवतारा चक्र पद्धति में राहु हमारे लिए पीड़ादायक, चंद्रमा के नक्षत्र में अगर हमारा जन्म हुआ, राहु हमारे लिए पीड़ादायक है, और यदि वो शनि के नक्षत्र में है तो पीड़ा बढ़ेगी ना, क्योंकि एक तो राहु, राहु एक तो ये खुद बढ़ाते हैं, दूसरा नक्षत्र में है शनिदेव के,
या चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे तो शनिदेव के नक्षत्र में गए, पीड़ा देंगे। इसलिए आप ग्रहों की स्थिति को देखकर नवतारा चक्र पद्धति से उनकी पीड़ा और लाभ का भी इंटेंसिटी जान सकते हैं। हमारे लिए शुभ नक्षत्र हैं, शुभ फल हैं, ग्रह सुफलदायी हैं। जैसे मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मंगल सुफलदायी है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है तो वह फल धीरे धीरे प्राप्त होगा। लेकिन वही बुध के नक्षत्र में है जो सुफलदायी है तो अच्छा जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि गति उसकी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति से देख सकते हैं कि कैसा फल होगा और कौन से व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी हैं, कौन से नहीं। तो चलिए अब हम आपको देर न करते हुए ले चलते हैं आज के तारा बल पर कि आज का तारा बल क्या कहता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसी स्थिति है। तो चंद्रमा 2:01 तक एक नक्षत्र में है, यानी वे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। अब देखें भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में जन्मे व्यक्ति के लिए, क्योंकि पूर्वाषाढ़ में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ, स्वाभाविक है जन्म नक्षत्र स्वामी वही बनेंगे और वह चंद्रमा उसके जन्म में ही गोचर कर रहा है। जन्म के ग्रह में या जन्म के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो शुभ फलदायी निश्चित फल देंगे, क्योंकि जन्म है। उसके बाद का जो फल है वह संपत्ति का है, 2 नंबर का, संख्या 2 जो होता है। गणना आरंभ जन्म से किए तो पहला ग्रह जन्मी बने और दूसरा ये ग्रह बनते हैं, इसलिए संपत्ति। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। अब इस जातक को देखिए, पहला भाग प्रत्यरी है, दूसरा भाग साधक है। इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों के अनुसार आज के दिन के बारे में जान सकते। अब आज का दिन हमारे लिए मान लीजिए कि जन्म निधन प्रत्यय या विपत में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। कोई भी दैनिक कार्य में सावधान रहना चाहिए, वाहन चलाते समय आदि आदि, और कोई भी नया कार्य आरंभ उस अवधि में नहीं करनी। कहने का तात्पर्य इस अवधि को त्याग करना चाहिए, सावधान रहना, दैनिक कार्य में सावधान और शुभ कार्यों के लिए इस अवधि को त्याग देना, या तो उसके पहले कर लें या उसके बाद करें। किंतु बहुत से लोगों को का कहना है कि आखिर कुछ तो उपाय होगा। तो उपाय के तौर पर हम बता दें कि जो भी उपाय का संकलन हमने किया है वह उतना उपयोगी कहीं है या नहीं है, उपयोगी ही है या नहीं है, यह हम प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी। इसलिए रिस्क न लें, मेरा सलाह यही है। फिर भी उपाय आपके जानकारी के हेतु, यदि तारा का जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो फिर उसको त्यागें, और उसमें भी अति मजबूरी हो गई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। आप देख सकते हैं यह परिहार अपुष्ट है, उपाय प्रमाणित नहीं है। तो इन तथ्यों के साथ हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप इस उपाय पर के पीछे न जाएं। आप बेहतर है या तो पहले वाले समय का उपयोग करें या बाद इंतजार करें अच्छे पल पर, अच्छे वक्त के आने, ताकि आपके कार्य में शुभता बनी रहे। तो चलिए अब हम आपको चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो चंद्रमा आज धनु राशि में ही है, कोई राशि परिवर्तन नहीं।
इसलिए ये धनु राशि में होते हुए जो फल देंगे वह इस प्रकार है। क्षमा प्रार्थी हूँ, चंद्रमा आज 8:11 तक बजे राशि परिवर्तन करेंगे जब वे धनु से मकर में जाएंगे। तो चंद्रमा फिलहाल धनु राशि में है और वे मकर राशि में रात्रि के 8:11 तक पर जाएंगे। इसे चंद्र बल, इस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से हैं उसे वही आपकी राशि है। और आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करेंगे वो, तो 8:11 तक एक फल और 8:11 के बाद रात्रि के दूसरा। तो पहला भाग में जब तक चंद्रमा धनु राशि में है, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला, धनु और कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं उसके बाद जब चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे तो मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातक के लिए, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत। जहां इष्ट देव का ध्यान है वहां अशुभता कम है, वे इष्ट देव का ध्यान धरें और फिर वे सावधान रहें। लेकिन जो अशुभ जहां पर है, जिन राशियों का, वे सावधान रहें, खास करके आज के किसी कार्यक्रम में या वाहन चलाते समय आदि। तो ये रहे हमारे चंद्रमा के अनुसार, राशि के अनुसार कैसा फल होगा, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दें कि लगन के अनुसार नहीं देखें, चंद्र राशि के अनुसार देखें जो आपकी राशि है। और राशि वही हुआ करती है जो चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से बैठते हैं। चलिए, तो आज इतना ही। अब आपको लेकर आए हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त काफी उपयोगी होता है क्योंकि यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति की है। चौघड़िया मुहूर्त हिंदी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौघड़िया का यूटिलिटी और चौघड़िया अंग्रेजी में। चौघड़िया ज्योतिष एक मुहूर्त और शुभ है जो शुभ और शुभ मुहूर्त दर्शाता है। मुहूर्त दर्शाता है, शुभ और अशुभ मुहूर्त समय दर्शाता है, अवधि दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या नया कार्यक्रम, यहाँ तक कि दैनिक कार्यों के लिए भी बहुत उपयोगी। यदि कोई व्यक्ति किसी मुहूर्त को नहीं देखना चाहता तो ये कम से कम चौघड़िया को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए, चौघड़िया पर हमारी प्रस्तुति अलग है किंतु यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन साथी होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला इस प्रकार 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है, आदि चौघड़िया जो होता है आरंभ का, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात। तो सब चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से। अब साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया। और हर ग्रह इस विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करता है। चौघड़िया को मुहूर्त को उपयोग करते समय यह सावधान रहना चाहिए कि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो कोई भी चौघड़िया तो उसे त्याग करना चाहिए, उसका उपाय के तहत। क्योंकि शुभ फल उस अशुभता की स्थिति में, अवधि में, शुभ फल के का तो गारंटी नहीं है, अशुभता ज्यादा हो सकती है। तो चलिए, आज के जो चौघड़िया को देखते हैं कि आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया आप देखें, चूंकि दिन गुरुवार है इसलिए शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। किंतु आप देखें, अमृत चौघड़िया जो 1:34 से 3:13 तक के काल बेला से, सॉरी, अमृत चौघड़िया जो
1:34 से 3:13 तक है, राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो कि 3:13 से 5:52 तक है, काल बेला तक है, काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 5:52 से 6:31 तक है, 12 बेला से ग्रसित। पुनः बता दें, अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, क्योंकि काल चौघड़िया काल बेला से ही ग्रसित। शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित, शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, होता नहीं है। तो और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 11:55 से 1:16 तक है, वो काल रात्रि। इस प्रकार चौघड़िया हमारे अशुभता से निव्याप्त है। इनका परित्याग कर, यानी जो भी कार्य करने हो 1:34 के बाद अशुभता की स्थिति होती है। फिर अमृत चौघड़िया से रात्रि आरंभ होता है 6:31 के बाद। तो 6:31 से आपका चौघड़िया शुभ चौघड़िया है, जो कि सबसे अच्छा चौघड़िया अमृत चौघड़िया है, वह आप उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त की समाप्ति पर, चौथे पर प्रस्तुति की समाप्ति पर, पांचवें और अंतिम प्रस्तुति में अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इसके पूर्व की अंक ज्योतिष की महत्ता को हम जानने का प्रयास करेंगे और अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, इसलिए हल्का सा परिचय अंक ज्योतिष पर। वीडियो को लंबा न करते हुए हम इसको थोड़ा सा हल्का सा परिचय देते हैं। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और यदि हमें कोई कंपाउंड नंबर मिलते हैं जिसमें एक से ज्यादा अंकों का प्रयोग होता है, तो उसमें सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में ही परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं। शून्य की को गणना में नहीं लेते, क्योंकि यह अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये एक जितने अंक है हमारे 1 से 9 तक, पांचवा अंक जो होता है वो मध्यम अंक होता है। यह संतुलन करता है, बाकी के अंकों को संतुलित करता है। ये सभी 1 से 9 अंक के ग्रह के 1 से 9 के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो कि आपको सूची सामने प्रस्तुत है। एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु से लेकर 9वां मंगल। और सभी अंकों के साम्राज्य में, अंकों की दुनिया में अलग अलग नाम से, विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा या सरकार बोला जाता है, दो को रानी, तीसरा को गुरु, चौथा को शरारती तत्व, पांचवा को राजकुमार, छठा को मंत्री, सातवां को धर्मगुरु, आठवां को अधीनस्थ या नीचे तबके के लोग या न्यायालय, नौवां मंगल, नौवां सेनापति, पुलिस और चिकित्सक। इस प्रकार सभी ग्रहों को इस तरह से बुलाया जाता है। जन्म तिथि हमारा जो होता है वह बहुत ही स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। और उससे निकले अंक तिथि का योग का एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो मूलांक बनता है। और उस तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं, तो भाग्यांक बनता है। तो 30 से बने निकले अंक स्थिर होते हैं। और इसके बाद जितने चाहे अगर हमें शब्द भी मिलते हैं, उसका अक्षरीय मूल्य होता है, उसका निकाला जाता है। जैसे नामांक है, मान लीजिए नाम है हमारा, सबसे पहला डायनेमिक डेटा फिर नहीं होता, तो फिर भी स्थिर होता है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा दिनों तक यह प्रयोग में आता है। मोबाइल संख्या बदल सकते हैं, लेकिन नाम जल्दी नहीं बदलते। उसी तरह मकान संख्या जल्दी नहीं बदलता, मकान एक बार लेने पर गाड़ी संख्या बदल सकती है। इसलिए जो भी चलायमान है, ये सभी हम स्थान बदलते हैं तो मकान संख्या भी बदलता है। और इसलिए हमारा ये कर्मों का वह है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, इसलिए इसे डायनेमिक डेटा कहते हैं। जो हम कर्म के अनुसार जो भी चीज प्राप्त करते हैं या लेते हैं, वह हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है नाम। और शब्द जब भी हमारे पास कोई भी आए, चाहे वह शब्द पूरे शब्द के रूप में या आंशिक रूप से शब्द और अंक के रूप में, सभी को अंकों में परिवर्तित किया जाता है। और शब्द को अंक करने की प्रक्रिया जो है वह अंकीय मूल्य से होता है। हर अक्षर का अंकीय मूल्य है, अंग्रेजी अल्फाबेट का। और आपके पास अंजना, जो एक महिला बिहार के कलाकार हैं, फीमेल कलाकार है, उनका नाम अंजना सिंह है, उनका हमने लिया है। तो वह आप देखें कि अंजना नाम से एक से शुरू होता है, एक से समाप्त होता है। और इनका कुल जो अंजना का
5 होता है, जो कि मध्यम अंक है। तो आप देखें यहाँ कि कैसे अंकों को जो हमारे पास शब्द थे अर्जना, उसको उसके कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो हर अक्षर के हुए, उसको कैसे बदला गया और फिर योग किया गया और एक अंक में परिवर्तित किया गया। इसी तरह नामांक को हम परिवर्तित करते हैं और हर इसमें आगे विस्तार से आप जान सकते हैं कि अल्फाबेट का अलग महत्व है और कुल योग का अलग महत्व है। संक्षेप में आपको बताएं कि मूलांक और भाग्यांक का आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कोई भी अंक हम प्रयोग करें वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। कोई भी जीवन में चाहे नामांक हो, गाड़ी संख्या हो, वाहन हमारा मोबाइल संख्या हो, कोई भी हो, मकान संख्या हो, यह हमारे मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। तो किस अंक के कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन तटस्थ है, इसकी सूची आप जानना चाहेंगे तो शत्रु को यदि जान लीजिए तो शेष जितने अंक बचे वह उनके सुफल रहे। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर आपके जन्म तिथि का मतलब मूलांक या भाग्यांक का भी शत्रु नहीं होना। अगर ना हो तो बेहतर है, नहीं तो जीवन में समस्या देता है, संघर्ष देता है। तो आज देखें कि आपके मूलांक खुद निकालें, आपके मूलांक क्या है और आपका शत्रु क्या है। यानी अंजना का नाम का हमने देखा, ए से नाम है, यदि इनका ए से शुरू होता है, यदि जन्म तिथि क्या है उसके आधार पर निर्भर करता है। लेकिन यदि हम सही मायने में कहें तो इनका जन्म तिथि 7 तारीख होता है, मूलांक और भाग्यांक दोनों 7 है, तो 7 वाले व्यक्ति के लिए एक अंक शुभ हो सकता है, क्योंकि 7 में एक अशुभ नहीं है, 7 के जातक के। इनका नाम 7 वाले जातक का CLS से आरंभ नहीं होना चाहिए। तो ये रहे आपके उनके बारे में। और इस प्रकार हम सुनिश्चित करते हैं कि नाम, गाड़ी संख्या, वाहन संख्या, मकान संख्या आदि हमारे शत्रु अंक नहीं। तो चलिए आज इतना ही बेसिक न्यूमरोलॉजी में परिचय में। अब आपको हमको ले चलते हैं आज के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन आने की संभावना है। तो आज की तिथि 7 अगस्त 2025, मूलांक 7, भाग्यांक 6। और 6 अंक जहां भाग्यांक बनते हैं उनके विभिन्न मूलांक वाले व्यक्ति से कैसा संबंध होगा। तो 6 मूलांक वाले का 1 मूलांक वाले से अच्छा संबंध होगा, 2 मूलांक का तटस्थता का संबंध होगा, 4, 5, 6, 7, 8 मूलांक वाले व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध होंगे। वहीं 3 और 9 से जातक वाले जिनका मूलांक 3 और 9 बनता है, यानी जिनका जन्म 3, 12, 21, जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है और या 9, 18, 27 को हुआ है, उनके लिए थोड़े अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 3 अंक वाले 3 और 6 अति शत्रु होते हैं और 9 और 6 शत्रु होते हैं आपस में। इसलिए विशेष सावधानी 3 मूलांक वाले जातक के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए 6 अंक अति शत्रु। शेष अंक 1, 2, 4, 5, 6, 7 के लिए और 8 के लिए आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए खास करके विशेष जो यह सावधानी के लिए 3 और 9 मूलांक वाले जातक के लिए विशेष सावधानी का अनुरोध है कि उस सावधानी बरतें। इन्हीं सब तथ्यों के साथ हमारी यह दैनिक पंचांग की प्रस्तुति समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है। इसमें डेटा जो भी लिए गए पंचांग से लिए गए, छवि और आरंभ की संख ध्वनि गूगल से ली गई, कुछ तथ्य जो है अंक ज्योतिष से और नव तारा चक्र पद्धति से विभिन्न ग्रंथों से लिए गए जो हमने पढ़ा है। चौघरिया, अंक ज्योतिष और नव तारा चक्र पद्धति, इस पर जो चर्चा हुई
वह विभिन्न ग्रंथों से लिया गया जो और पत्रिकाओं से जो हमने पढ़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लें। इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर प्रस्तुति की सूचना मिले और आप उससे लाभान्वित हो सके। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है इसे साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में को अधिक सफल बना सके। और अंत में प्रस्तुति का फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर, यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में जाकर, और एनर्जी एक्सचेंज के रूप में, ताकि हमारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा तक न पहुंचे। पोस्ट को लाइक करें एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय बृहस्पति देव, जय हरि कृष्ण।